Hello team, a warm welcome to Tutorials Academy. In today's session, we are going to discuss previous year question of 2022 for IBPS Specialist Officer for the domain HR. Okay, and let's start. इस क्वेश्चन पेपर को एक्चुअली हमने प्रिंट करवा लिया ताकि हम कन्वीनियंटली डिस्कस कर सकें. इंस्ट्रक्शन देखेंगे पहले और उसके बाद आज के सेशन में हम 1 to 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. राइट, दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ 60 MCQs. Each question carries 1 mark and 1/4 mark will be deducted for incorrect answer. Okay, टाइम भी चेक करेंगे फ्रेंड्स. 45 minutes is there for 60 multiple choice questions. So approximately आप 30 सेकेंड्स लेकर ही चलिए एक क्वेश्चन के लिए. कहीं कहीं ज्यादा टाइम भी लग सकता है, इसलिए ऑन एन एवरेज आप 30 सेकेंड्स ही लेके चलिए. इट विल वर्क. यूज रफ शीट्स फॉर कैलकुलेशन. यूज ऑफ कैलकुलेटर एंड मोबाइल इज प्रोहिबिटेड. दैट्स इट. चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं. कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन फ्लोज. ओके, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम होता है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप होता है, बोथ वेज, ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ द अबव. अगर हम एक रफली चेन ऑफ कमांड बनाए तो जो कम्युनिकेशन टॉप टू बॉटम में होता है, सीईओ है वो डायरेक्शन दे रहा है टू लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, या फिर बॉटम अप भी हो सकता है, दोनों हो सकता है. तो दोनों ही पॉसिबल है और हमारा आंसर हो जाएगा बोथ वेज. इनफैक्ट जब कोई मैनेजरियल जजमेंट होता है फॉर डिमांड फोरकास्टिंग और फॉर एनी अदर पर्पज, जब भी कहीं मैनेजमेंट को कोई डिसीजन लेना पड़ता है इन सिंपल वर्ड्स, तो पार्टिसिपेटिव कम्युनिकेशन इज कंसिडर्ड द बेस्ट, जिसमें टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप दोनों कम्युनिकेशन साइमल्टेनियसली हो रही हो हर लेवल पे, और फिर जब डिसीजन लिया जाता है तो वो बेस्ट प्रोसेस कंसिडर होता है. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ फियर ऑफ बीइंग पनिश्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस. इफेक्टिव परफॉर्मेंस के लिए ऑर्गेनाइजेशन में फियर ऑफ बीइंग पनिश्ड ये क्रिएट करना क्यों जरूरी हो जाता है. ट्रांजैक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में है ना, ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट की थ्योरी होती ही है. इट इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल, टू हैव फ्रेंडली रिलेशनशिप, टू डेमोन्स्ट्रेट द पावर ऑफ बॉस, टू रिस्टैब्लिश अ वेलफेयर अप्रोच टू एचआर, नन ऑफ द अबव. व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इनफैक्ट 4 भी आया है, आप नोट करेंगे. इसका जो 1 का आंसर है वो बोथ वेज है. कम्युनिकेशन जो है वो टॉप टू बॉटम भी होता है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप भी होता है, बोथ वेज भी होता है. तो बोथ वेज इनफैक्ट इज गिवन द आंसर, क्योंकि दोनों तरफ ही पॉसिबल है, सिर्फ एक तरफ भी नहीं, साइमल्टेनियसली दोनों तरफ भी होता है. तो बोथ वेज इज द आंसर. यहाँ पे देखिए एलिमिनेट करेंगे अगर, तो टू रिस्टैब्लिश अ वेलफेयर अप्रोच ये नहीं होगा, टू हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद एम्प्लॉइज ये नहीं होगा, टू डेमोन्स्ट्रेट द पावर ऑफ बॉस. ओके, तो यहाँ पे ना जो पावर है ना वो बहुत एक रिस्की टर्म है. पावर को बॉस को ध्यान देना पड़ता है कि वो इस तरीके से यूज करे कि जो एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ही हो एम्प्लॉइज पे. ओके, तो हमारा आंसर यहाँ पे है इट इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल, है ना. ऑर्गेनाइजेशन में कई बार एक फियर ऑफ बीइंग पनिश्ड इंट्रोड्यूस करना पड़ता है ना. फियर एंड रिवॉर्ड सिस्टम दोनों ऑलरेडी ऑल्दो ट्रांजैक्शनल है, बट दे नीड टू बी प्रेजेंट समवेयर इन लिटिल और मोर फॉर्म, समवेयर इट शुड बी देयर, because it is an essential requirement for survival. Okay, yeah, so answer will be point number 1. point number 3, power, boss power को demonstrate करने के लिए और भी काफी सारी चीजें वो कर सकता है. अगर वो इनफैक्ट आपके प्रमोशन या डिमोशन को अफेक्ट कर सकता है एंड ऑल, तो ये एक टोटल आंसर नहीं होगा. जो हमारा आंसर है वो पॉइंट नंबर 1 हमारा एग्जैक्ट आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का. ओके, चलिए नेक्स्ट. Question number 3. Which of the following is the formal rewards provided by organization that lends itself to being related to performance? Performance से related कौन सा reward फॉर्मल रिवॉर्ड है? इंश्योरेंस प्लान बिल्कुल भी नहीं, पेड ट्रैवल नहीं, पेड हॉलीडेज नहीं, पेड वेकेशन भी नहीं होगा. मेरिट प्लान है ना. मेरिट प्लान क्या होता है? मेरिट प्लान परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव प्लान को हम मेरिट प्लान कहते हैं, जो आपकी मेरिट पे, अगर आपके मेरिट पे आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी है, आपका परफॉर्मेंस इफेक्टिव है, आपने टारगेट को एक्सेल किया है, एंड तो फिर जो आपको इंसेंटिव मिलते हैं, है ना, जो भी आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, इंसेंटिव मिलते हैं, फॉर्मल रिवॉर्ड्स मिलते हैं, वो मेरिट प्लान्स के अकॉर्डिंग आते हैं, है ना. पॉइंट नंबर 5.
क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, दिस टाइप ऑफ इनफॉर्मल ओवरले रिवील्स द एक्चुअल पैटर्न ऑफ पाथवेज which information such as correspondence takes place in moving through an organization. यहाँ पे एक इनफॉर्मल ओवरले की बात हो रही है, which reveals the actual pattern of pathway of information. एक इनफॉर्मल ओवरले जो कि एक्चुअल इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में उसको बारे में बताता है ना. ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों तरह की कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करती है ना. तो एक्चुअल पाथवे जो होगा वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों को अकाउंट करेगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई इन्फॉर्मेशन फ्लो हुआ है अमंग ऑल द पीपल तो बोथ पैटर्न विल बी देयर. सो आर आंसर पे फंक्शनल डिसीजनल पावर भी नहीं होगा. कीवर्ड से भी हमें समझ में आ रहा है कम्युनिकेशन ओवरले आंसर होना चाहिए क्योंकि इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा है. तो इन्फॉर्मेशन का पाथवे है तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज पासिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, कैन बी बोथ इनफॉर्मल एंड फॉर्मल, है ना. क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ऑड वन आउट. ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, इनफॉर्मल फंक्शनिंग, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, सोशल थ्योरी, स्ट्रक्चरल थ्योरी. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आई विल लीव यू टू आंसर और जैसा कि मैंने बताया 30 सेकेंड्स स्टार्ट्स नाउ. प्लीज आंसर क्वेश्चन नंबर 5 क्विकली. यस, आई विल बी चेकिंग द आंसर्स नाउ. आसान है, टफ बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स, है ना. बस आपको अपना माइंड यूज करना है. टफ बिल्कुल भी नहीं है, पढ़ा हुआ है, सारी चीजें की हुई. यूनिट 1 का क्वेश्चन है ये. यूनिट 1 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. ह्यूमन रिलेशन थ्योरी बाय एल्टन मायो एंड रूथ लिसबर्गर. ये क्या बताता है? क्या बताता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ह्यूमन बींग्स हैं तो वो अच्छा परफॉर्म करें, इफेक्टिव हो, एफिशिएंट हो. उसके लिए बस ये जरूरी नहीं कि आप उनको हाई सैलरी दो, है ना. ये जरूरी है कि उनको रिस्पेक्ट मिले, ट्रस्ट मिले अपने पीयर से, अपने बॉसेस से, है ना. इनफॉर्मल फंक्शनिंग हो. ह्यूमनिस्टिक थ्योरी इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस, है ना, कि इन ह्यूमन ट्रीटमेंट ना हो, लोग आपस में एम्पैथेटिकली भी कनेक्टेड हो, है ना. एंड सोशल थ्योरी, यस, इस ऑर्गेनाइजेशन में एक सोसाइटी होना, लोगों का सोशल बीइंग होना ज्यादा जरूरी है. सोशल बीइंग की तरह इंटरेक्ट करना जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में. तो ये सारी चीजें इनफैक्ट ह्यूमन रिलेशन थ्योरी की है. स्ट्रक्चरल थ्योरी क्या बात करता है? स्ट्रक्चरल थ्योरी हमारा ऑर्गेनाइजेशन के हायरार्की से कनेक्टेड है ना. ऑर्गेनाइजेशन का वर्टिकल डिफरेंशिएशन ले लें या फिर हॉरिजेंटल डिफरेंशिएशन ले लें, है ना. दोनों का जो स्ट्रक्चर है ना, ये वर्टिकल डिफरेंशिएशन हो गया, ये हॉरिजेंटल डिफरेंशिएशन हो गया, तो इस पे डिपेंड कर रहा है स्ट्रक्चरल थ्योरी. तो जो कि अगर जोग्राफिकल एरियाज, अलग अलग जोग्राफिकल एरियाज में कंपनी के ब्रांचेस हैं, अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस हैं एंड ऑल, तो उस पर डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर क्या होगा. डिविजनल स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर हो सकता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर हो सकता है. तो दैट्स ऑल. तो ये बिल्कुल ऑड वन आउट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2, 5 का आंसर 5. क्वेश्चन नंबर 6, an inexperienced employee offering guidance and support to junior employees so that later learns and advances in the organization is called. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. कोई एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय है जो कि गाइडेंस ऑफर कर रहा है जूनियर एम्प्लॉय को, ताकि जूनियर एम्प्लॉय लर्न करे और एडवांस करे ऑर्गेनाइजेशन में. से मेंटरिंग कहते हैं, काउंसलिंग कहते हैं, कोचिंग कहते हैं या फिर जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा मेंटरिंग. करेक्ट. अच्छा, 6 का आंसर मेंटरिंग आया है, थोड़ा क्लोज है. देखिए 6 में कंफ्यूजन हो सकता है. 6 का आंसर मेंटरिंग बता रहे हैं लोग, लेकिन कोचिंग भी तो हो सकता है. कोचिंग क्यों नहीं हो सकता? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंटरिंग एंड कोचिंग? मेंटरिंग और कोचिंग में क्या डिफरेंस है? देखिए, मेंटरिंग और कोचिंग ये दोनों हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लर्निंग इंटरवेंशन है, जिसका एम है यही कि जो हमारा जूनियर है उसको सपोर्ट मिले. करेक्ट. लेकिन देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है? जो मेंटरिंग है ना, मेंटरिंग में पहली चीज तो है कि कई बार इसे एक्सचेंज ऑफ नॉलेज भी बोला जाता है अमंग मेंटर एंड मेंटी. ठीक है. और मेंटरिंग जो होती है ना, वो काइंड ऑफ मोर पर्सनल. मेंटरिंग इज काइंड ऑफ मोर पर्सनल. और कोचिंग में क्या है? ये जरूरी नहीं कि पर्सनल हो, ये स्किल बेस्ड होता है और ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है. आपके कोच ने आकर के आपको कोई पर्टिकुलर स्किल सिखाई ताकि आप आगे बढ़े, रिलेशन खत्म हो गया. और यहाँ पे मेंटर और मेंटी जो होते हैं ना, वो एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं. म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ नॉलेज भी होता है ना. म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ नॉलेज होता है मेंटरिंग में, जो कि कोचिंग में नहीं है. कोचिंग में वन वे एक्सचेंज होता है ना. तो कोचिंग थोड़ा फोकस्ड है, गोल ओरिएंटेड है, फोकस्ड है, स्किल बेस्ड है,
गोल ओरिएंटेड है, और मेंटरिंग क्या है, लॉन्ग टर्म है और एक होलिस्टिक प्रोसेस है, रिलेशनशिप बेस्ड है ये, करेक्ट। तो दोनों ही एक्सटर्नल इंटरनल एक्सपर्ट कोई भी कर सकता है, मेंटरिंग और कोचिंग दोनों ही। लेकिन अगर अब आपको समझ में आ गया तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर कीजिए कि कोई एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय गाइड और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो कोचिंग की तरफ ज्यादा रिलेट कर रहा है। यहाँ पे कोई ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या फिर रिलेशनशिप बेस्ड है, पर्सनल है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, ऐसा नहीं पता चल रहा। ये डायरेक्ट स्किल बेस्ड की बात हो रहा है, जहाँ पे कि कोई ऑल द क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि मेंटरिंग भी तो हो सकता है। आई अग्री विद दैट, आई अग्री विद दैट, बट यहाँ पे मेंटरिंग के कुछ और भी लक्षण है जो कि यहाँ शो नहीं हो रहे, है ना, इसलिए हमारा आंसर कोचिंग होगा, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर कोचिंग होगा। आई नो इट्स डिफिकल्ट, थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आया है, समझने की कोशिश कीजिए कि आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए। ओके, तो मेंटरिंग और कोचिंग के बीच में क्लियर एग्जैक्ट डिफरेंस आपको पता हो, ये क्वेश्चन ये इंश्योर करता है। ओके, चलिए, जीआईटी तो आपको पता है, जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, ये क्या होता है, ये स्टेप बाय स्टेप होता है और बहुत ही सिंपल सा टेक्निक कह सकते हैं रिलेटिवली, जो कि मैनुअल प्रोसीजर हो या मैनुअल कोई स्किल हो, मैनुअल कोई सेटअप स्टेप्स हो, उसके लिए स्टेप 1 डू दिस, स्टेप 2 डू दिस एंड लाइक दैट, लाइकवाइज यू हैव टू मूव, तो वो हो जाता है जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। ओके, जीआईटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कंपटीशन बेस्ड ऑन चीप लेबर रिजल्ट्स इनटू, अगर चीप लेबर के अमंग कंपटीशन है, मतलब ऐसी हालत है कि चीप लेबर काफी सारे अवेलेबल हैं और किसको हायर करे उसमें भी कंपटीशन है ना, देयर इज, तो सिंपली देयर इज सो मच सप्लाई ऑफ चीप लेबर, सप्लाई ऑफ चीप लेबर अबंडेंट है, तो क्या होगा, सप्लाई ऑफ चीप लेबर अबंडेंट है, आप ऐसा सोच सकते हैं। कंपटीशन बेस्ड ऑन चीप लेबर रिजल्ट्स इनटू फॉलिंग एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिटी एंड जॉबलेस ग्रोथ, contracting out and outsourcing, informalization of work and deterioration in condition of employment. Question number 7, what do you think should be the answer? अगर चीप लेबर हो और चीप लेबर की सप्लाई काफी ज्यादा हो, अबेंडेंट हो, तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। इनफैक्ट एडवांटेज तो बहुत ही कम है, नहीं ही है, डिसएडवांटेजेस ही है कि एम्प्लॉय टर्नओवर बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉय एंगेजमेंट बहुत ही कम होता है, पोवर्टी अगर मान लीजिए चीप लेबर का सप्लाई बहुत ज्यादा है तो वेजेस आप बहुत ज्यादा प्रोवाइड नहीं करोगे ना, कम ही प्रोवाइड करोगे, क्योंकि लेबर तो है ही आपके पास एक्स्ट्रा अवेलेबल, सप्लाई तो लेबर के आपके पास हमेशा ही अवेलेबल है, तो जो भी फैसिलिटीज मिलती है लेबर को उसकी क्वालिटी में भी कमी आएगी, पीपल विल कीप फॉलिंग इन पोवर्टी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी होगा, है ना। तो इनफैक्ट ये एक बुरा ही सिचुएशन है जो कि चीप लेबर को और भी पोवर्टी और जॉबलेस ग्रोथ की तरफ भेजेगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे ये भी होगा, फॉलिंग एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिटी, एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी, एम्प्लॉयमेंट की इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी, है ना। तो सप्लाई चीप लेबर का काफी ज्यादा है, जॉब्स काफी कम है, जॉबलेस ग्रोथ, जिनको जॉब मिल भी जाती है तो ग्रोथ बहुत कम है, क्योंकि उनको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा, और उनके जैसे काफी सारे अवेलेबल हैं, तो इवन इफ दे हाई टर्नओवर रहेगा, अगर वो छोड़ के चले भी जाते हैं तो दूसरे लेबर आ जाएंगे उनकी जगह पे काम करने के लिए, तो जॉबलेस ग्रोथ है, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट एंड आउटसोर्सिंग बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि लेबर चीप है, लेबर चीप है तो बाहर से कॉन्ट्रैक्ट करना या आउटसोर्स करना विल बी मच चीप, इजियर, और इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क एंड डिटोरिएशन इन कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल डिटोरिएशन ऑफ कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा, जैसा कि मैंने रीजन बताया कि अगर एम्प्लॉयर जो है वो वेलफेयर एक्टिविटीज पे ध्यान नहीं भी दे रहा है तो वर्कर्स ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज उनको बिकॉज एम्प्लॉयर के पास ये ऑप्शन है कि अगर वर्कर्स छोड़ के भी चले जाए तो देयर इज मोर सप्लाई इन द मार्केट, दे विल कम, है ना। तो ऑल द थ्री विल बी, इनफैक्ट ए बी सी सारे ही हमारे आंसर हो जाएंगे, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल ऑब्जेक्ट, पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड प्रोग्राम आउट ऑफ अवेलेबल अल्टरनेटिव्स, जितने भी अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं उसमें हम बेस्ट ऑब्जेक्ट, पॉलिसीज, प्रोसीजर, प्रोग्राम चूज करते हैं। ये किस में आता है, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन, कंट्रोलिंग, प्लानिंग। यूनिट 1 में हमने ये सारा कुछ पढ़ा है फ्रेंड्स। प्लानिंग के स्टेप्स, प्लानिंग के स्टेप्स याद कीजिए, उसमें क्या होता है, उसमें आप अपने ऑब्जेक्टिव्स चूज करते हो। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव मान लीजिए कि यू वांट 20% ग्रोथ इन रेवेन्यू,
ठीक है। तो रेवेन्यू में दो तरह की चीजें हो सकती है, या तो आप, तो अल्टरनेटिव्स क्या है, अल्टरनेटिव से या तो आप कॉस्ट कटिंग करेंगे या तो आप एफिशिएंसी इंक्रीज करेंगे, या तो आप एफिशिएंसी इंक्रीज करेंगे। तो फिर आप स्टडी करते हो कि इन दोनों में बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है, और जो भी बेस्ट अल्टरनेटिव आपको लगता है आप उसको अडॉप्ट करते हो अपनी प्लानिंग में। तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन प्लानिंग, कि आप अकॉर्डिंगली अपने अल्टरनेटिव्स लिखते हो जिससे आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाओगे और बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करते हो। क्वेश्चन नंबर 9, इट इज a systematized cyclic pattern of communication the statement refers to. This question is same as which was asked in 2021, है ना। तो आप देखिए कि क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, तो ये इस क्वेश्चन पेपर से भी कोई सा भी क्वेश्चन 2024 में भी पूछा जा सकता है ना। स्टेटमेंट रिफर्स टू फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इनफॉर्मल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 3 मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, key to successful management of HR practice is the ability of manager to. Successful management of HR practices is the ability of manager to travel abroad. बिल्कुल भी नहीं। Good context, appropriate training system. In fact, the most appropriate is having the ability to identify key potential of all individual and make maximum utilization of that, है ना। तो अगर HR, अगर मैनेजर के पास ये एबिलिटी है ना, कि पोटेंशियल्स को आइडेंटिफाई करें और उसको मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज करें थ्रू HRD एंड अदर इंटरवेंशन, तो हमारा HR प्रैक्टिसेस सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर पॉइंट नंबर 4 होगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सेक्शन डैश ऑफ फैक्टर्स एक्ट डिस्क्राइब्स अबाउट राइट्स ऑफ वर्कर। देखिए ये 2021 में अगर देखें तो एक भी क्वेश्चन सेक्शन से नहीं थे, और यहाँ पे फैक्टर्स एक्ट के सेक्शन से क्वेश्चन है, वो भी थोड़ा ऐसा सेक्शन है जिसके लोग जनरली इग्नोर कर देते हैं, है ना। तो सेक्शन 111A अगर आप देखेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन, आप इसको मान सकते हैं कि फैक्टर्स एक्ट के सारे सेक्शंस याद हो ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। तो 111A राइट्स ऑफ वर्कर की बात करता है। राइट्स ऑफ वर्कर क्या क्या हो सकता है, कि वो जो भी राइट्स ऑफ वर्कर है कि he should be getting proper training, he should be getting proper information from occupier relating to his health and safety, his health and safety protocols and like that। तो यहाँ पे राइट्स की बात हमारा 111A में होती है। तो देखिए फैक्टर्स एक्ट से फर्दर क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा यूनिक है बट आया हुआ है। अंडर द फैक्टर्स एक्ट 1948 a register of muster roll shall be maintained in form number। तो फैक्टर्स एक्ट के फॉर्म नंबर से इस बार काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना, फॉर्म नंबर से। देखिए तो हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा 25। तो फॉर्म नंबर 25 है ये, जिसमें कि मस्टर रोल, रजिस्टर ऑफ मस्टर रोल मेंटेन होता है। कुछ फॉर्म जो इंपॉर्टेंट है, फॉर्म नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, 15 एंड 16 इंपॉर्टेंट है, फिर मुझे याद आ रहा है 26 इंपॉर्टेंट है, 29 इंपॉर्टेंट है। फॉर्म नंबर 9 जो है वो ओवर टाइम की बात करता है, ओवर टाइम मस्टर रोल। सेम रजिस्टर ऑफ ओवर टाइम मस्टर रोल अगर बात आएगा तो हमारा फॉर्म नंबर 9 हो जाएगा। उसके बाद रजिस्टर ऑफ लीव अगर बात करता है, जिस दिन छुट्टी मिली है, तो रजिस्टर ऑफ लीव इज 15 एंड 16। 26 हमारा एक्सीडेंट एंड डेंजरस ऑकरेंसेस की बात करता है। 25 के बाद 26 होता है एक्सीडेंट एंड डेंजरस ऑकरेंसेस। तो ये सब थोड़ा फेमस से फॉर्म है, आप नोट डाउन कर लीजिए। 2022 में पूछा गया तो 2024 में भी पूछा जा सकता है। फिर फॉर्म 29 हमारा एनुअल रिटर्न की बात करता है, एनुअल रिटर्न की बात करता है। एफर्ट रिवॉर्ड रिलेशनशिप इज कंसिडर्ड इन, एफर्ट रिवॉर्ड रिलेशनशिप इज कंसिडर्ड इन ब्लूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, करेक्ट। मैक्लेलन में तो नहीं होगा नहीं, मैक्लेलन में नहीं होगा। और इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन यहाँ पे भी नहीं। इक्विटी थ्योरी में क्या बताता है कि जो रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड के डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वालिटी होनी चाहिए, नहीं तो वो मोटिवेशन को खत्म कर देता है या डिमोटिवेशन कॉज करता है। ब्रूम्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या बताता है ना, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी एंड बैलेंस, ये तीनों की बात बताता है ना। शुड बी ग्रेटर देन 1, कोई सा भी 0 नहीं हो सकता है। तो एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, एक्सपेक्टेंसी होती है एफर्ट टू परफॉर्मेंस, है ना, कि आपको क्या लगता है कि आप अगर इस एग्जाम के लिए एफर्ट डालेंगे तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, यू कैन। और परफॉर्मेंस टू आउटकम, कि आप अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे तो आउटकम आपको मिलेगा कि IBPS
अपना 2024 का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो कंप्लीट करेगा प्रॉपर वे में और आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड करेगा. आउटकम इज गेटिंग द ऑफर लेटर फ्रॉम आईबीपीएस. और बैलेंस क्या है? बैलेंस इज कि अगर आपको आईबीपीएस में एसओएचआर की जॉब मिलती है तो देयर विल बी मेनी पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ. सम थिंग्स मे बी नेगेटिव, जैसे स्टेइंग अवे फ्रॉम होम लाइक दैट. तो सम ऑफ ऑल दोस थिंग्स इज बैलेंस. तो यहाँ पे एफर्ट रिवॉर्ड रिलेशनशिप की बात हो रही है, विच एफर्ट रिवॉर्ड यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है आउटकम की तरफ. दैट इज ब्लूम्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. Question number 14. Managerial grid suggests the following as the best leader behavior. Managerial grid की अगर बात करें तो concern for people, concern for task, people इधर, task इधर, और concern for people भी अगर ज्यादा है और task भी ज्यादा है तो वो हमारा क्या होता है? तो that is considered the best form of यहाँ पे हाँ high concern for both people and production is considered the best kind of leadership, the best kind of management behavior. ब्लेक एंड मुटॉन का मैनेजरियल ग्रिड का क्वेश्चन है ये, है ना? ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाई कंसर्न फॉर बोथ प्रोडक्शन एंड पीपल. 9,9 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा. मिडिल ऑफ द रोड का कोऑर्डिनेट है 5,5, जिसमें कि दोनों के लिए जो कंसर्न होता है वो एवरेज होता है ना? फिर यहाँ पे टास्क के लिए अगर कंसर्न ज्यादा है और पीपल के लिए कम है तो वी हैव कोऑर्डिनेट 9,0. और यहाँ पर हो जाता है कंट्री क्लब. कंट्री क्लब में आप बस लोगों के लिए कंसर्न हो और टास्क के लिए नहीं, तो वी हैव 0,9 एंड 0,0 इज नो कंसर्न फॉर पीपल, नो कंसर्न फॉर टास्क, एंड दैट इज इम्पोवरिश्ड मैनेजमेंट, है ना? एंड दिस इज कॉल्ड टीम मैनेजमेंट. टीम मैनेजमेंट इज हाई कंसर्न बोथ फॉर प्रोडक्शन एंड पीपल. करेक्ट? चलो, तो इम्पोवरिश्ड, कंट्री क्लब, टीम मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, मिडिल ऑफ द रोड. ब्लेक एंड मुटॉन का मैनेजरियल ग्रिड है. Next question number 15. Which of the following statement about the basic characteristics of the phenomenon of motivation is not correct? आराम से easy question है, पढ़ते हैं. It derives people behavior towards goals that are payoff or incentives. Okay, ठीक लग रहा है. Like needs, the goals also originate within the individual only. इसमें थोड़ा डाउट है, आगे देखते हैं. An internal need within the individual creates a desire or drive, जिसे हम एंकर भी कहते हैं, करियर एंकर, है ना? करियर एंकर. और करियर एंकर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एडगर शीन. एडगर शीन. जहां भी रिलेट हो सके एक्स्ट्रा नॉलेज रिलेट कीजिए, हर एग्जाम में आपको हेल्प होगा. मतलब एचआर के हर एग्जाम में, या वो आईबीपीएस हो या यूजीसी नेट हो या फिर किसी भी अदर पीएसयू एचआर एग्जामिनेशन. यस. और तो इंटरनल नीड ही हमें डिजायर और ड्राइव क्रिएट करता है, जिससे फिर हमें फर्दर मोटिवेशन होती है. अचीवमेंट ऑफ गोल्स क्रिएट सेटिस्फैक्शन which in turn reinforce perpetuation of need. बिल्कुल सही है. ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 2 कि लाइक नीड्स गोल्स ओरिजिनेट विद इन द इंडिविजुअल ओनली. जरूरी नहीं है गोल्स जो है ना, वो जरूरी नहीं है. देखिए, गोल्स जो है वो आप हमें ऑर्गेनाइजेशन भी दे सकती है कि दिस इज योर गोल फॉर द ईयर, दिस इज योर गोल फॉर द मंथ, दिस इज योर गोल फॉर द वीक और एनीथिंग, है ना? तो और वो जो गोल है वो आपका जो करियर डिजायर है और ड्राइव से अगर रिलेटेड है तो यू get motivated, you get excited to that you have to work and you have to achieve that goal. तो goal is not necessary that वो individual से ही originate होगा, can be but not necessary. और बाकी तीनों पॉइंट तो बिल्कुल सही है. पॉइंट नंबर 2 आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 16. डैश ऑफ द फैक्टर्स एक्ट डिस्कसेस अबाउट वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, है ना? ये क्लासरूम क्वेश्चन है, मैंने बताया था चैप्टर 4A कि अगर बात करें चैप्टर 4A में प्रोविजंस रिलेटेड टू हजार्डस प्रोसेसेस है. हजार्डस प्रोसेसेस, इसमें जितने भी सेक्शन है चैप्टर 4A में, तो 4A है, उससे भी आप याद रख सकते हैं. इसमें जितने भी सेक्शन है वो सारे सेक्शंस का नाम 41A है. मतलब 41 ही है. 41A, 41B, तो 41C, D, E, F, G, H यहाँ तक कंटिन्यू होता है चैप्टर 4A में. तो इसमें मैंने आपको इनफैक्ट मार्क भी किया था कि 41G जो है वो WPM के बारे में बात करता है. 41G. ओके, यहाँ पे ये सारी सेक्शंस इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना पड़ेगा. ये चैप्टर 4A मुझे याद आ रहा है कि ये जो रिगार्डिंग हजार्डस प्रोसेस है ना, ये 1987 के अमेंडमेंट में आया था. और ये अमेंडमेंट कब हुई थी? भोपाल गैस ट्रेजेडी के ठीक बाद.
तो भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में हुई थी ना, तो उसके ठीक बाद फिर हजारस प्रोसेसेस से रिलेटेड ऐसा अवेयरनेस आया था लोगों में कि इंडस्ट्री में कुछ कुछ ऐसे लॉफुल सेक्शंस, लॉफुल कुछ प्रोसीजर भी होने चाहिए, तो फैक्ट्रीज एक्ट में ये सारे सेक्शंस ऐड किए गए थे इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ दैट. Question number 17. The notice of change of manager shall be intimated in form number dash to the inspector of factories under the Factories Act. Notice of change shall be intimated in form number. Form 3A. Form 3A जो है ना, यहाँ पे भी फॉर्म से देखिए काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. फॉर्म ऑफ फैक्टरीज एक्ट. तो फॉर्म 3 ये बात करता है कि ऑल एम्प्लॉयर मस्ट इंटीमेट व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन फैक्ट्री में. फैक्ट्री में कोई सा भी चेंज होगा तो जो भी मैनेजर है वो मैनेजर को इंटीमेट करना पड़ेगा सारे लोगों को इन फॉर्म 3A दैट देयर इज गोइंग टू बी सम चेंज. ये फॉर्म 3A में बताएगा मैनेजर. ओके. क्वेश्चन नंबर 18. Which of the following type of leader encourages the participation of team members in the formation of policies and decision making? पार्टिसिपेशन, हर टीम मेंबर पार्टिसिपेट करे, हर टीम मेंबर का व्यू ओपिनियन इंपॉर्टेंट है और उन सबको कंसीडर किया जाएगा इन पॉलिसी फॉर्मेशन एंड डिसीजन मेकिंग. ये डेमोक्रेटिक लीडर करता है. लीजी फेयर लीडर क्यों नहीं होगा? ऑटोक्रेटिक तो नहीं करता है. बेनोवलेंट सबका फायदा देखता है ना. और बेनोवलेंट के मन में दया भाव होता है, सबका केयर करता है, कंसर्न फॉर पीपल. लीजी फेयर में होता है नो लीडरशिप एट ऑल. वो इंटरफेयर ही नहीं करता है. लीजी फेयर में क्या होता है कि आपका जो लीडर है वो आपके काम में इंटरफेयर नहीं करता, वो आपको माइक्रो मैनेज करने की कोशिश नहीं करता. वो समझता है कि आप कॉम्पिटेंट एनफ है, वो आप पे ट्रस्ट करता है और प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप खुद निकालें ये छोड़ देता है. जब जरूरत हो तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज वो हर चीज पे आपको गाइड नहीं करता हर स्टेप पे. लीजी फेयर इज सेटिंग यू फ्री. तो डेमोक्रेटिक लीडर इज दिस. ओके. चलिए आगे. क्वेश्चन नंबर 19. मैनेजरियल ग्रिड मॉडल ऑफ लीडरशिप वाज डेवलप्ड बाय ब्लेक एंड मुटॉन. अभी हमने डिस्कस किया था, है ना. ब्लेक एंड मुटॉन. 5,5 मिडल ऑफ द रोड ये हो गया. टीम मैनेजमेंट, दिस इज टास्क मैनेजमेंट, दिस इज कंसर्न फॉर पीपल, दिस इज इम्पोवरिश्ड, है ना. पर यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कंसर्न फॉर पीपल इधर हाई है, यहाँ पे कंसर्न फॉर टास्क हाई. क्वेश्चन नंबर 20. Which set of strategies do not come under TQM? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. जोसेफ जुरान जी से रिलेटेड है, एडवर्ड डेमिंग जी से रिलेटेड है TQM के कॉन्सेप्ट से, है ना. कस्टमर ओरिएंटेशन एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप. TQM का सेंट्रल थीम ही यही है, सेंट्रल आइडिया यही है कि हमारे जो भी प्रोडक्ट हो वो कस्टमर ओरिएंटेड रहे. हमारा जो प्रोडक्ट हो वो कस्टमर के नीड्स के अकॉर्डिंग ही डिजाइन हो और उनके नीड्स को फुलफिल करे. तो ये बिल्कुल सही है. इट विल कम अंडर TQM. बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड लीन थिंकिंग. तो वट एवर द कस्टमर इज आस्किंग फॉर, है ना, whatever the customer desires, you have to design your business process in a lean way so that you can achieve it in the best possible manner, है ना. बिल्कुल सही है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड CSR ये TQM के अंदर नहीं है. इट डज नॉट कम अंडर TQM. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका अपना पर्पज हो सकता है, नॉट अंडर TQM. लर्निंग, एक्सपेरिमेंटेशन एंड कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट. यस. कीपिंग कस्टमर satisfaction as the central element. Organization has to learn continuously. Organization has to experiment. As organization have to be better than yesterday every day, and every employee, every worker has to be a part of TQM. Continuous improvement, Kaizen की बात होती है यहाँ पे. ठीक है. चलिए. Question number 21. In this cutthroat competition, many organizations are undergoing the process of retrenchment in order to minimize the cost. Who of the following play an important role in reversing the reputation of employer? अब employer बहुत ज़्यादा retrench कर रहा है तो उसका जो reputation है वो risk पे है. तो इसके reputation को maintain करने का, preserve करने का काम कौन करता है? Senior management personnel, media personnel, HR specialist, close relative of owner, none of the above. तो peculiar question है but this is how. देखिए, senior management personnel, HR specialist ये नहीं, मीडिया पर्सनल. इनफैक्ट जो मीडिया होती है ना, मीडिया को ये लोग हायर करते हैं कि कंपनी का रेपुटेशन जो है वो बना के रख सके. कंपनी अगर कुछ CSR एक्टिविटीज करती है
और या फिर कंपनी कुछ फर्दर फ्यूचर प्लान्स है टू रीहायर और टू रीट्रेन, तुम सबकी पब्लिसिटी करने का काम वो मीडिया पर्सनल के थ्रू करवाती है, ताकि जो उसका रेपुटेशन रिस्क पे है वो फिर बैलेंस हो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 22. ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इज गिवन outside the actual workflow, in the classroom, on the working days in the factory, all of the above, none of the above. Easiest question of the day. सबसे आसान क्वेश्चन है. ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कहाँ होती है? ऑफ द जॉब, जॉब वर्क प्लेस पे नहीं होता, ये वर्क प्लेस पे नहीं होता तो एक्चुअल वर्क फ्लोर पे भी नहीं होगा, फैक्ट्री पे भी नहीं होगा. ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कहाँ पे होती है? इन दी क्लासरूम. है ना, आसान है. आगे क्वेश्चन नंबर 23. A particular of whitewashing shall be maintained in form number. Again we have question from form of Factories Act. तो यहाँ पे भी व्हाइट वॉशिंग के जो पर्टिकुलर्स हैं कि व्हाइट वॉशिंग कब हुए हैं कब नहीं हुए, ये सारी जो पर्टिकुलर्स है वो हमारा फॉर्म नंबर 7 में रहता है. तो हमारा आंसर हो जाएगा 23 का पॉइंट नंबर 1. ओके. क्वेश्चन नंबर 22 एक बार देखते हैं. ऑफ द जॉब ट्रेनिंग आउटसाइड द एक्चुअल वर्क फ्लोर इन द क्लासरूम तो आपको चाहिए, बट outside the actual work floor है, तो in fact this can also be the answer. Correct. I did not see this word outside. Of the job is given outside the actual work floor is actually the 1 भी correct है, 2 भी correct है, but this cannot be the answer. Point number 1 is also partly correct, 2 is also correct. चलिए ठीक है, इसका जो आंसर की है वो एक्चुअली पॉइंट नंबर 1 ही है, आउटसाइड द एक्चुअल वर्क फ्लोर. या चलिए ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए ऑफ द ट्रेनिंग जॉब क्या होता है, ऑन द ट्रेनिंग जॉब क्या होता है ना. दैट्स इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 24. द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम कार्ड इन द फॉर्म नंबर 25 शैल बी सब्स्टिट्यूटेड एज सर्विस कार्ड बाय एन अमेंडमेंट इन द फैक्टरीज एक्ट फ्रॉम द ईयर. यस, तो क्वेश्चन आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24 विल बी 2005 का अमेंडमेंट है कि जो फॉर्म नंबर 25 में टाइम कार्ड है उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था सर्विस कार्ड. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 25. यस, सो एज पर फैक्टरीज एक्ट there should be at least one for every 20 employees up to 100, and that therefore one for every 50. So our answer will be there will be for male workers number of latrine seat for every 50 male worker will be provided, and one seat for every 50 male worker. Question number 26. Which of the following needs to be provided if 30 or more than 30 lady employees are there in any organization? So as per Factory Act, किसी भी organization में if there are 30, at least 30, then there should be one crèche for every, if there are more than 30 women or lady, crèche facility has to be there. Okay. Question number 27. Quality of work life as a socio-technical concept was advanced by. Very easy question, 12वीं क्लास में कराया गया. एरिक ट्रस्ट. ओके. फ्रेड लुथेंस किससे रिलेटेड है? फ्रेड लुथेंस का नाम आता है एसओबीसी मॉडल में, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेस. और पीटर एफ ड्रकर के बारे में तो आपको पता ही है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उनकी बहुत ही फेमस बुक है. क्वेश्चन नंबर 28. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकली यूज्ड प्रोसीजर टू रिड्यूस द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज? Which of the following is not a typically used procedure? ले ऑफ से भी हम रिड्यूस करते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, टर्मिनेशन से भी रिड्यूस करते हैं, अर्ली रिटायरमेंट इंड्यूसमेंट जैसे कि हमारा वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम हो गया, उससे भी हम यूज करते हैं. बट ट्रेनिंग इज नॉट अ टिपिकली यूज प्रोसीजर टू रिड्यूस द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. ये सारे इजी क्वेश्चन है, तो इजी क्वेश्चन तो आपको 100% स्पीड इन अ स्पीड में और एक्यूरेटली, है ना, विथ गुड स्पीड और एक्यूरेसी यू हैव टू डू ऑल दिस इजी क्वेश्चंस. HR प्रायोरिटीज चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, रिमेन स्टैटिक, डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय चेंजिंग एनवायरनमेंट, ऑल ऑफ द अबव. HR की प्रायोरिटीज कभी भी स्टैटिक नहीं रहती, है ना, और वो हमेशा ही एनवायरनमेंट से चेंज होती रहती है. तो ये दोनों तो बिल्कुल गलत है. HR की प्रायोरिटीज जब कोविड एरा था तो चेंज हुई थी, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरा आ रहा है फिर चेंज होगी. तो HR प्रायोरिटीज needs to be, in fact it should keep changing with changing environment and dynamics. So point number 1 will be our answer.
Question number 30, last question of the day. Which of the following is not a function of HRM? Planning, organizing, directing. बहुत ही आसान क्वेश्चन है. Accounting is not a function of HRM. So next 30 questions we will be discussing next day, that is tomorrow in part 2. If there is any confusion, any doubt, आप बताइएगा. और यहाँ से जो हम इंसाइट ले सकते हैं वो है कि फैक्ट्रीज एक्ट के फॉर्म से और फैक्ट्रीज एक्ट के कुछ कुछ डिफिकल्ट सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि हमने इसके पहले नहीं देखा था. तो जो भी एक्ट्स है वो आपको याद करने होंगे, है ना. एक्ट्स के सेक्शंस पे आपको ध्यान देना है, फैक्ट्रीज एक्ट पे तो स्पेशली ध्यान देना है. और बाकी ओवरऑल थ्योरी पार्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए. बेसिक सारी चीजों का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. what is planning, what is organizing and what are the principles of management, HRM के principles, ये सब आपके क्लियर होने चाहिए. ठीक है. Yeah. So with this I will be ending the session, and if there is further any query or doubt, you can always text, you can always comment, you can always write in our Tutelage chat application. Okay. Yeah. So I will be ending the session now. Thank you. Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.